लिखा हुआ है अंसल ग्रीन वैली और काफी हरियाली है, मगर इस हरियाली में एक लाल रंग है जो लहू का रंग है। उसकी होली आखिर कौन खेलने आया? हाँ, ऐसा क्यों हुआ कि छह छह पार्षद एक ही जगह पर आ गए और यहाँ पे मचा बवाल। मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं वो है एक मकान, और उस मकान का रखवाला, हाँ वही वाला जो हमारा एक चार पैर वाला, उसको पूरा सम्मान, उसको सलाम, उसको सलाम, उसको सलाम। और क्यों? क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मकान, और यहाँ पे चल रहा है काम। आखिर क्यों? ये मकान जिस व्यक्ति का है उनसे अवश्य मिलवाऊंगी, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि छह छह पार्षद देहरादून के एक ही जगह पर पहुंचे थे इस मकान को तोड़ने। कौन सा अधिकार किसने दिया वो मेयर गामा बताए, और बताए यहाँ के विधायक गणेश जोशी। आखिर यहाँ पर वो कैसे आए? छह विधायक आए और उनके साथ आई भीड़। 50 से 100 लोगों के बीच की इस भीड़ ने यहाँ पर बुलडोजर चलाया। जी हाँ, अगर उत्तराखंड में बुलडोजर चलेगा तो उस पर सवाल उठेगा, और इस सवाल का जवाब मुखिया को देना पड़ेगा। यानी कि आप समझ गए ना किसको? जो फेल्ड विधायक थे, जिसको जबरदस्ती पास करवाया, और वो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जी, आपको बताना पड़ेगा कि कब से बुलडोजर का राज हो रहा है यहाँ पे। अंसल ग्रीन वैली एकदम शांत जगह है, मगर साथियों यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पर कुछ जमीन कब्जा किया जा रहा है। ये एक पूरा प्लान है जो पास किया गया है, और इसमें दो जगहों पर मैं देख सकती हूँ कि कुछ ध्वस्तीकरण का काम एमडीडीए के द्वारा होना है 13 मार्च 2023 को। और 13 मार्च यानी कि बस कुछ ही दिन बाद, अगर 15 दिन बाद कहीं ध्वस्तीकरण होना है और वहीं पर जिसने कंप्लेन करी है उसके घर पर 6 पार्षद आ जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये 6 कहीं उस जमीन को कब्जा करने की कोशिश में है। और यही हुआ है यहाँ पर एक परिवार के साथ। जी हाँ, एक परिवार जो यहाँ रहता है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी पूरा पूरा ध्वस्तीकरण किया अवैधानिक असंवैधानिक तरीके से 6 पार्षदों ने। ये पार्षद कौन है? इन पार्षदों को बताना पड़ेगा कि किसने दिया था ऑर्डर। क्या सुनील उनियाल गामा ने दिया था? मेयर साहब, आपको बताना होगा, क्या आपने भेजा था इनको? आखिर क्यों आए थे ये? क्यों है ये सारे के सारे भाजपा वाले क्यों आए यहाँ पर किसी के घर को तोड़ने? और मैं आपको ये इससे दिखा रही हूँ कि अगर अगर यहाँ पर ये ध्वस्तीकरण हुआ है तो भाई इधर की तरफ भी देख लेते हैं, ये भी है ना, यानी कि बदले की भावना से किया गया है। अब मैं आपको अगर दिखाऊं, आइए मेरे साथ। ये जो गेट है, किसी के भी घर के गेट को तोड़ देने का मतलब है अपने अहंकार को ऊपर करना, और इसी अहंकार को ऊपर करने के लिए इस गेट पर आक्रमण किया गया। बहुत सारे लोगों को लाया गया। इस वक्त 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। यहाँ के विधायक कहाँ है? जानना चाहती हूँ गणेश जोशी से। जो गणेश जोशी अपनी सेवा करवाते हैं जेल में जाकर, पूरे सेवादार मिले थे वहां पर, उनका वीडियो आपने देखा होगा। कहाँ है गणेश जोशी? ये आपका क्षेत्र है या नहीं है? अगर आपका क्षेत्र है तो वोट मांगने के लिए अवश्य आते होंगे। जिस वक्त ग्रीन अंसल वैली पे ये सब हो रहा था उस वक्त आप सो रहे होंगे, नींद अब तक नहीं खुली, या घूमने के लिए गए हैं। घुमक्कड़ बनकर घूमे गणेश जोशी, घुमक्कड़ है गणेश जोशी। कहाँ पे है घुमक्कड़ गणेश? ये बताए गणेश जोशी। अब आप ये देखें कि किस तरह से ये पूरा का पूरा तोड़ा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है, क्योंकि जिनका ये मकान है वो इसको ठीक करवा रहे हैं। आखिर इसको क्यों तोड़ा गया? क्योंकि ये सचिव है इस ग्रीन अंसल वैली सोसाइटी के, और क्योंकि ये सचिव है, इन्होंने कंप्लेन करी कि कहीं पर हो रहा है कब्जा, तो बदले की भावना से ये 6 भाजपाई पार्षद, हाँ यही है चाल चरित्र और चेहरा भाजपाइयों का, और भाजपा ने यहाँ पर उन्हें भेजा, बहुत कुछ कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। उनको अरेस्ट नहीं किया गया। किसी के घर जाओगे भाजपाई पार्षदों तो याद करो, अगर किसी पर आक्रमण करोगे तो अपने बचाव के लिए
वो बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक निहत्थे परिवार के पास गए और इन्होंने कहा कि उन्होंने बंदूक चलाई। उस बंदूक की असलियत भी दिखाऊंगी। आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि हुआ क्या। ये शांत जगह में इतनी जोर जोर से बोल रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ पे रहने वाले लोग मुझे माफ करेंगे, परंतु आवाज उठानी होगी, आवाज सबके लिए उठानी होगी। और देखिए वहां पर आप देख सकते हैं उस प्यारे से 4 पैर वाले बच्चे को, इसी बच्चे ने अपने, हाँ मालिक बोल देते हैं, मैं कहूंगी अपने पापा मम्मी और अपने भाई बहन को बचाने के लिए अपना रास्ता ना तोड़ा होता तो शायद ये घर जल गया होता। और जलाने के लिए, बलवा करने के लिए किसके ऊपर होनी चाहिए थी FIR और अरेस्टिंग? उन 6 पार्षदों पर। उन्होंने हत्या की कोशिश करी पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर। मार्किंग और मैं आपको दिखाऊं, मार्किंग भी तो दिखा कौन सी मार्किंग? उधर हाँ, ये दिखाना जरूरी है कि जब वो यहाँ पर एक JCB लेकर आए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। आइए मैं आपको दिखाती हूँ उनका कारनामा। यहाँ आते हैं, इधर का तोड़ देते हैं, उधर का तोड़ते नहीं। और ये देखिए बगल में ये मार्किंग करते हैं। आप देख सकते हैं ये मार्किंग करी गई है। क्यों? ये अफसर वैली के बाहर है। हाँ, और ये घर जो है ये किस तरह का है, ये घर के सामने ये है। मैं उसमें जाना भी नहीं चाहती कि ये हमारे ओम प्रकाश जी पूर्व मुख्य सचिव है। पूर्व मुख्य सचिव के घर के पास इतना बड़ा कांड हो गया और पुलिस को 3 घंटे लगे आने में। आपने ये देखा होगा कि अफसर वैली के बाहर है, मगर यहाँ पे एक गार्डन बना हुआ है। लोगों का कहना है कि ये गार्डन या सजाने का काम हमारे पूर्व मुख्य सचिव की तरफ से कराया जाता है। चलिए अब इधर देखते हैं और होगा कि कोई आया है कहीं मेरे पापा के साथ कोई और हादसा ना हो। दहशत किसने बनाई? भारद्वाज जी, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं प्रवीण बागू आंसर ग्रीन वैली सोसाइटी का सचिव हूँ। हमारी सोसाइटी के 2 पार्ट थे, एक स्मृति वन पार्क था और एक हमारी गेट के पास में पार्क था। तो उन दोनों पार्कों की जमीन पर गणेश जोशी के कुछ गुरुओं ने जिसका नेतृत्व सिकंदर करता है और कुछ पार्षद इन्वॉल्व थे, जैसे संजय रोटियाल, भूपेंद्र कटरे और बाकी सब पार्षद थे। और इसमें इन लोगों ने मिलकर इन जमीनों पे कब्जे किए। बरेली से एक राजकुमार नामक व्यक्ति को बुलाया, उसकी फैमिली को बुलाया और उसको वहां पर बैठा के कब्जे कराए। कब्जे करने के बाद में हम लोग सोसाइटी वाले जब वहाँ पहुंचे तो हम लोग गाली गलौज अपशब्द बोले गए, तो हम लोग सोसाइटी वाले तक वहाँ से वापस आए। फिर प्रक्रिया शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। तो नियमानुसार पूरा 1.5 साल तक हम लोगों ने फाइट करी इसके लिए। और 1.5 साल बाद जब अपर मुख्य सचिव आवास आनंदवर्धन साहब ने इसके लिए आदेश करे, तब जाके MDDA एक्टिव हुआ और MDDA ने फिर इनके डिमोलिश के आदेश कर दिए। ये 13 मार्च को दोनों जो जगह है वो डिमोलिश होना है। अब उस घटना से ये लोग बौखला कर सारे पार्षदों ने, जिनका नेतृत्व सिकंदर कर रहा था, इन लोगों ने ये योजना बनाई कि भारद्वाज जी के घर पर अटैक करके भारद्वाज जी का ही घर तोड़ देते और इसके पूरे परिवार को जिंदा जला देते हैं, किसी भी प्रकार से इसके परिवार की हत्या कर देते ताकि ये मैटर, जो जमीन कब्जा करने वाला मैटर है, इसको दबा दिया जाए और भविष्य में हमारे खिलाफ कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत ना करे। फिर योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने क्या करा कि संजय नोटियाल ने अपने घर के पास का जो मंदिर था उसकी थोड़ी सी वॉल तोड़ी। वॉल तोड़ने के जब वॉल तोड़ रहे थे तो उस वॉल को तोड़ते हुए इनकी जो पत्नी है, इन्होंने उन जो संजय नोटियाल के आदमी थे उनको चाय पिला रही है, उनकी माँ भी वहाँ खड़ी है। उसका CCTV उसका सॉरी मोबाइल से किसी ने वीडियो बनाया था जो मेरे पास में आ गया था। फिर संजय नोटियाल ने वो मंदिर की दीवार तोड़ने के बाद में उन लोगों को वहां से भगा दिया। भगाने के बाद में संजय नोटियाल ने पब्लिक बस्ती में, और ये इनका पूरी जो योजना थी कि योजना को अंजाम देना है,
तो ये झूठी अफवाह फैलाई कि भारद्वाज यहाँ आया और उसने ये मंदिर तोड़ दिया। ये बहुत बड़ा आपने आरोप लगाया है। एक मंदिर पास में है आप कह रहे हैं, और उसकी दीवार को संजय नौटियाल ने तुड़वाया। उससे क्या फायदा हो सकता था? उससे ये फायदा होता कि अब पब्लिक में एक विरोध पैदा करना है भारद्वाज के खिलाफ, कि प्रवीण भारद्वाज के खिलाफ जब पब्लिक में विरोध पैदा करेंगे तो पब्लिक साथ में आएगी, और साथ में इनके गुंडा तत्व जो है, जो 5-6 पार्षद थे, इसके बाद में सिकंदर था, और भी इनके साथ में इनके पूरा परिवार था। गांव से इन लोगों ने महिलाओं को बुलवाया था संजय नौटियाल ने, जो अगले दिन गाड़ियां भर भर के सब महिलाएं यहाँ से वापस भेजी गई। उन लोगों ने सबने मिली भगत से पूरे यहाँ आया योजनाबद्ध तरीके से। उस समय जब यहाँ ये आए, उस समय इनके साथ में पुलिस वाले भी थे, 5 पुलिस के कर्मचारी उस समय यहाँ पे थे। मेरे सीसीटीवी फुटेज में ये चीज सामने है। उसमें उसके बाद में 3 पुलिस वाले यहाँ से चले गए, 2 पुलिस वालों को वहां छोड़ गए। नहीं, एक पुलिस वाला मैंने देखा है जो प्लेन क्लोज में है। वो प्लेन क्लोज वाला 5 में था? वो 5 के अलावा था मैडम। वो 5 के अलावा? वो 5 के अलावा था। उसमें 2 थे, एक वो था, और अपना वो उसका नाम भट्ट था जो जाखन चौक पे ड्यूटी देता है, और दूसरा एक राजकुमार था जो पुलिस चौकी जाखन में कुक का काम करता है, और कई चक्कर वो पुलिस की वर्दी पहन के भी घूमता है, और पुलिस का रोप भी कॉलोनी के आसपास के लोगों को बताता है। इसके बाद में इन लोगों ने अब योजना को अंजाम दिया। तो जो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे, जो भट्ट था, उसने मेरे बेटे को घर से निकाल के मारा, जिसका सीसीटीवी फुटेज मेरे पास में है। राजकुमार ने भी किसी को उसके ऊपर हाथ उठाया, और इसके बाद में जो सिकंदर था उसने मेरे को मारा। इन लोगों ने मेरी पत्नी के साथ में मारपीट की, उसके बाल खींचे, उसके कपड़े भी खींचे। आपने रोना नहीं है, बिल्कुल हिम्मत बना के रखिए, हिम्मत बना के रखिए, आप हिम्मत बनाइए। कपड़े भी खींचे। मेरी पत्नी को भी एक वकील से कोई जिनका फोटो आया है, मैं नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने भी मेरी पत्नी के साथ मारपीट की। पुलिस वाले जब सिविल ड्रेस में किसी को मार रहे, 3 घंटे तक हम लोग पुलिस को कॉल करा, 3 घंटे तक कोई फोर्स नहीं आया, खाली 2 पुलिस वाले दिखावे के लिए रहे यहाँ पे, और इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें स्पष्ट होता है कि शासन का पूरा इसका हाथ है, और शासन के बिना हाथ के ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 घंटे तक राजधानी जैसी जगह पे पुलिस ना पहुंचे टाइम पे। मेरा 16 साल का बेटा है, जिसके ऊपर हमने कभी हाथ नहीं उठाया जब से उसका जन्म हुआ है। उसको जमीन पे घसीट के पुलिस वालों ने शादी वर्दी में मारा है। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। 300 उसके कुछ ही समय बाद में, इतनी बड़ी घटना होने के बाद, थोड़ी देर बाद मेरे पास फोन आया कि आपके विरुद्ध 307 का मुकदमा दर्ज हो गया। मैं क्या करूं? 307 का मुकदमा? 307 का मुकदमा। थोड़ी देर बाद फोन आया कि आपने यहाँ से इन लोगों को जान से मारने की कोशिश करी। 100 लोगों की, 70-80 लोगों की भीड़ में मैं, मेरा बेटा और मेरी पत्नी की क्या दुर्दशा करी इन लोगों ने, और मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आपने इन इन लोगों को जान से मारने की कोशिश करी। मैं आपको रोकूंगी, और मैं यही कहूंगी कि आप हिम्मत बना के रखिए, क्योंकि इस वक्त हिम्मत बनाने की जरूरत है। लड़ाई जो है पूरी सत्ता से है, आपकी लड़ाई है। आप एक आम नागरिक हैं, और पूरी लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं एक पूरी की पूरी प्रचंड अहंकार वाली सरकार से लड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो आप इस वक्त कमजोर नहीं हो सकते, ये आपको समझना होगा। आज आप देखिए 22 तारीख की जो घटना है, 22 तारीख से लेके आज तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मेरे घर पे नहीं आया। क्या एसएसपी साहब मेरे घर पे आके पूछ नहीं सकते थे? क्या डीएम मैडम मेरे घर पे आके पूछ नहीं सकती थी कि आप क्या घटना हुई है? या कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई ऐसा मेरे घर पे आता? सिर्फ आप लोग मेरे घर पे आए हैं जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। बाकी कोई भी नेता, कोई मंत्री, कोई अधिकारी, किसी ने भी मेरे घर पे विजिट नहीं करी है। राजधानी में इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन उसको अगर मेरे को ये लोग पेट्रोल डाल के जला के मार देते, संजय नौटियाल के हाथ में उस समय पेट्रोल था, उसने डालने की कोशिश भी करी। ये मुझे थोड़ा बताइए। मैंने एक वीडियो ऐसी देखी थी, और देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे तो मेरी बहन ने कहीं बाहर से ये वीडियो भेजा और पूछा कि ये क्या हो रहा है। फिर मुझे पंकज जी ने कहा कि ऐसा हुआ है, तो मैंने मतलब इन्होंने कहा कि वो आपसे मिलने जा रहे थे, तो मैं एकदम आई आपके घर पे। मैं आपको पहले से बिल्कुल कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप मेरे बड़े भाई समझ लीजिए, आपका परिवार मेरा परिवार है। आप ये समझ लीजिए कि मैं अगर आपके यहाँ आई हूँ तो यही सोच के आई हूँ कि आप सब मेरा परिवार है ना? तो आप ये कैसे सोच सकते हैं, इस वक्त हिम्मत कैसे हार सकते हैं? पहली बात तो ये पुलिस वाला जा रहा है जिसने मारा था, ये सिविल, ये तो ये यहीं पे रहता है? अच्छा, अब दूसरी बात ये कि मुझे ये बताइए कि मैंने जो वो वीडियो देखा, उसमें एक मैंने व्यक्ति को देखा,
उस सफेद कपड़ों में, जो मुझे किसी ने कहा कि वो पुलिस वाला है और जो आपके बेटे को खींच रहा है, क्या ये सही है? वो पुलिस वाला जो था वो स्वेटर पहना हुआ था, एक धारीदार वाला स्वेटर था उसका। हाँ। और उसने ना मेरे बेटे को खींचा, घर के अंदर सब खींच के बाहर निकाला। क्यों, बेटे ने क्या किया था उसका? वो सिर्फ परिवार को मारना था, जिंदा जला के इनको। हाँ। और संजय रोटियाल पेट्रोल भी लेके आया था, और हाँ। उसी के कुछ साथियों ने चिल्लाया कि संजय तू ये क्या कर रहा है। अच्छा। उस कारण हो सकता है कि इनके आपस के ही कारण वो हम लोग बच गए। और फिर गेट तोड़ के ये लोग पूरा अंदर घुसे। जब अंदर घुसे तो इसके पहले संजय रोटियाल ने जब चाकू मारा मेरे को, तो मैंने जब पेट पे मारा तो मैं हाथ से पकड़ लिया। आपके हाथ पे चाकू मारा है? हाथ से चाकू मारा। नहीं तो ये आपके हाथ पे क्या हुआ है? ये मैंने पकड़ लिया था चाकू हाथ से। अच्छा। हाथ से चाकू पेट में मारा तो मैंने चाकू पकड़ लिया था हाथ से। अच्छा। तो मेरा हाथ कट गया था। और हाँ। उसके बाद में सर पे डंडा मारा मेरे को उसने, संजय रोटियाल ने। हाँ। संजय रोटियाल के भाई ने एक तस्वीर और भी ये लोग दिखा रहे हैं जिसमें आपकी पत्नी के हाथ में डंडा है। पत्नी के हाथ में डंडा नहीं होगा, आप देखिएगा ठीक से। हाँ। हो सकता है मैं कोई, ठीक है, क्योंकि वो मेरे हम को देखेंगे। आपके घर में कोई आता है हाँ जी। और एक जेसीबी आती है, उसमें नंबर नहीं होता है, तो आपने इमीडिएटली पुलिस को फोन किया होगा? बिल्कुल करा मैडम, फोन हमने किया था? पुलिस को फोन किया था, 112 पे फोन किया था। लेकिन उसके बाद भी पुलिस का कोई फोर्स नहीं आया यहाँ पे। और इसके बाद में इस घटना को पूरा योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। हाँ। अगर मेरा कुत्ता अपनी चेन नहीं तोड़ता तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होता, मेरा परिवार में से कोई भी यहाँ नहीं होता। नहीं नहीं, नहीं, मेरे कुत्ते ने मेरे परिवार को नया जन्म दिया। हिम्मत रखिए आप। अब मुझे एक और चीज बताइए, आज शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इन 6 पार्षदों ने या 5 पार्षदों ने, जितनों ने भी। इसमें वो कह रहे हैं कि वो कोई आपके पास बंदूक थी, तो बंदूक तो आपके पास अगर होगी भी तो वो आपके अंदर गए थे बंदूक लाने, आपको पता था यार है? मेरी पत्नी किचन में काम कर रही थी। हाँ। और मेरे को एंटीक आइटम रखने का शौक है। हाँ। वो लाइटर है। हाँ, वो अभी हम लाइटर दिखा देंगे आपके घर तो चलते अभी। वो लाइटर तो वहीं गिर गया था, ये लोग ले गए। तो उसका जो पुराना एक हमारा पड़े हुए, तो वो मैं दिखा रहा था। अच्छा, वो ले गए? यानी कि अगर बंदूक कह रहे हैं उसको, तो वो इन्हीं के पास है। तो वो आपके घर में तो सीसीटीवी है। हाँ जी। तो सीसीटीवी फुटेज में तो ये भी आया होगा सब चीज आई हुई है कि वो लेके गए। सब चीज अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि जो कुछ हुआ उसके बाद आप कह रहे कोई अधिकारी नहीं आया, आपके ऊपर 307 लगाई गई। मतलब 307 तो आजकल ऐसे लगाई जा रही है जैसे मतलब आप ठेली से आलू ही खरीद रहे हैं, है ना? तो सुनील गामा जी, मतलब ठेली से आलू खरीदना हो या चाउमीन बेचना हो, इन सब लोगों को तो आप आगे बढ़ाते ही हैं, है ना? हाँ, और विधायक का नाम आप बार बार लेते हैं, गणेश जोशी का, है ना? हाँ जी। वो बताइए मैडम, इसमें अब आप देखिए कि 6 पार्षद और जो विधायक जी के जो बिल्कुल नजदीक की सिकंदर कहे जाते हैं, हाँ। जिसको विधायक जी ने भेजा था इस घटना को अंजाम देने के लिए, नेतृत्व करने के लिए। हाँ। और जो गामा जी है हमारे, ये लोग अब नगर निगम का क्या काम है और पार्षदों का क्या काम है, इस बात को दोनों का डिफरेंस बताया कि पार्षद क्या कहीं जाके इस प्रकार से गुंडागर्दी करके किसी परिवार को जलाने की कोशिश करके, जान से मारने की कोशिश करके, हत्या का प्रयास करने की कोशिश करते, तो क्या ये नगर निगम का काम है? अगर ऐसी नगर निगम अगर हर जगह हो तो बताइए आप कैसे चलेगा देश? नहीं, मुझे एक और चीज जो बहुत तकलीफ दे रही है वो ये है कि इतने सारे जो पार्षद है वो कैसे पहुंचे यहाँ पे? मतलब चारों तरफ से पार्षद यहाँ पहुंच गए। ये तो सब पहले से इन्होंने इकट्ठे थे, पूरी योजना बनाई इन लोगों ने कि इनको हमला करना, इनको पूरे परिवार को जिंदा जला के मारना है। और मतलब ये मेरे को जो दिखाई दे रहा है कि ये पार्षद जो है, इनको दिक्कत है कि आपने जो जमीन कब्जा करी गई है, उस जमीन की वैल्यू कितनी होगी बताइए? उसकी कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए वैल्यू होगी, जो है ना एमडीडी ने सोसाइटी के फेवर में आदेश करा है और डिमोलिश का ऑर्डर कर दिया है, जिसके विरोध में इन लोगों ने गुस्सा मेरे परिवार के ऊपर उतारा। तो इसका मतलब है कि 6 पार्षद साथियों अगर एक जगह पे पहुंचते हैं, अपने अपने एरिया में नहीं रहते, एक पार्षद होगा ना यहाँ का, तो 6 पार्षद यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि जो नामजद है वो 6 पार्षद है। 6 पार्षद। आपकी एफआईआर कब हुई? ये लोग गए और 307 का मुकदमा दर्ज हो गया। आपका कब हुआ? उसके बाद में इन लोगों ने जाके कंसल्ट सोसाइटी का हमारा गेट बंद कर दिया और वहां बैठ गए कि यहाँ से आप इसको बाहर ही नहीं जान देंगे। तो आप अपना ताकि एफआईआर भी ना दर्ज करवा सके। दर्ज करा पाए। और उसके बाद में मेरे को कुछ समय बाद ही फोन आया कि 307 का आपके खिलाफ मुकदमा हो गया। तब मैं डरा, फिर अगले दिन मैं नैनीताल गया
नैनीताल में मैंने वहाँ पे कोर्ट में लगाया कि मेरे को अरेस्टिंग स्टे मिल जाए, नहीं तो ये फिर मुझे पकड़ के, हो सकता है मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी को फिर कहीं मार ना दे, कम से कम मैं, मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे हम लोग। अरे कैसी बातें बोल रहे हैं आप? देखिए आपके साथ कितने लोग हैं? ये काम मत हाँ, मैं जब यहाँ पहुंची हूँ तो आपके घर में बहुत सारे लोग आए थे आपसे मिलने के लिए। शायद 24 तारीख को हमारी तरफ से एफआईआर लिखी गई, हाँ, लेकिन सामान्य धाराओं में एफआईआर लिखी ताकि इन लोगों को इजीली। उसमें 307 की धारा है? नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने कहा नहीं कि ये मेरी हत्या करने आए थे? मैडम उस सत्ता इन लोगों की है, हाँ, पूरा सरकार इनका साथ दे रही है, हाँ। उसमें सामान्य अकेला आदमी क्या करता? नहीं देखिए, सामान्य तो हम सभी हैं। किससे बोलता मैं? हाँ, उन्होंने एफआईआर लिखने में कि आप ये गलत लिख के लाए, इसको ये ठीक करिए, अच्छा, इसमें वो ठीक करिए, कई चीजें बातें बोली गई उसमें, और उसके बाद में फिर उन्होंने एफआईआर लिखी। और अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आप ये पूरा पूरा घटनाक्रम आपने बताया, उसके बाद क्या हुआ वो बताया। उसके बाद में रात में 11:30 बजे ये लोग फिर एक स्कूटर और एक बाइक पे आए 6 लोग। फिर इन्होंने पथराव करा, हम लोग ऊपर छत पे थे, पत्थर फेंके इन लोगों ने। मैंने उसी समय एसओ साहब को फोन करा, थोड़ी देर बाद फिर एसओ साहब आए, जब तक ये लोग भाग चुके थे। लेकिन पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? 22 तारीख की घटना के बाद में आज तक पुलिस ने इसमें एक भी अरेस्टिंग नहीं की, और ना ही पुलिस इसमें कोई कार्रवाई करना चाहती है। क्यों नहीं कर रही तो मुझे पता नहीं। देखिए, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अगर पुलिस जो है वो देरी से आती है, पहले उसके बाद रात को फिर पथराव होता है इनके घर में। क्या पुलिस को पता नहीं था? क्या ऐसो आपको पता नहीं था कि यहाँ पर जब माहौल खराब है तो आपको पुलिस डिप्यूट करनी चाहिए थी? क्या आपको मालूम नहीं था एसओ साहब कि यहाँ पर आपको सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी? अगर यहाँ पे 100 के करीब लोग आए थे, आपने 307 का मुकदमा किस पर किया? इन पे किया जिनके घर पर हमला हुआ। मतलब शर्म वरम आती है या नहीं? आपने उन लोगों पर, जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया, इनके परिवार के ऊपर हमला किया, उनके ऊपर 307 लगाने की जहमत नहीं उठाते आप। ये बता रहा है कि आप लोग मिले हुए हैं। और सच्चाई ये है कि पुलिस शिकायत प्राधिकरण तो भले ही भाई साहब जाए या ना जाए, हम जरूर जाएंगे। ह्यूमन राइट्स में ये जाए या ना जाए, हम जरूर जाएंगे। और वो इसलिए जाएंगे क्योंकि उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है और यहाँ पर ये सब मंजूर नहीं है। इस तरह से जेसीबी यहाँ आ जाए, बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमारे साथ वकील साहब भी है, पंकज छेत्री जी। और मैं पंकज छेत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं मैं अभी परसों रात को ही देहरादून पहुंची हूँ, और जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने सोचा कि मुझे आना चाहिए, और ये खबर भी मुझे पंकज जी ने बताई। तो पंकज जी ये बताइए कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या है ये? देखिए, सीधे सीधे एक जो विधायक है, जो ग्राम प्रधान भी नहीं बन पाता था, वो मंत्री बन गया है। और पहले तो उसने एक बेकसूर जानवर को जैसे पीट पीट के मार दिया। अभी 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जीबी पंत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर चौहान साहब के साथ। वो अपनी जेल गाथा बता रहा था, मंत्री गणेश जोशी जो है भाजपा सरकार का, वो जेल गाथा बड़े रौब से बता रहा था कि मुझे वहां 4 सब्जी मिलती थी और 4 कैदी मेरी सेवा के लिए वहां पे मौजूद रहते थे। तो इस प्रकार से इस मंत्री का कैरेक्टर आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो ये कृत्य हुआ है, इसमें 6 पार्षद जो शामिल हुए हैं वो बिना मंत्री के शामिल नहीं हो सकते। तमाम पूरा मीडिया जानता है, तमाम प्रदेश की पुलिस जानती है। और पुलिस ने जो कृत्य किया है वो बहुत ही हमें 2002 के जो गोधरा कांड हुआ था उसकी याद दिलाता है। जिस प्रकार से पुलिस ने वहां कृत्य किया था, पुलिस ने यहाँ भी वैसे कृत्य किया है। सब कुछ आपके होने के बावजूद भी 112 नंबर पे कॉल करने के बावजूद भी बार बार पीड़ित के द्वारा आप मौके पे नहीं आते हैं। ये बहुत ही हमारी व्यवस्था की पोल खोलता है। और इस पे मैं समझता हूँ कि पुलिस शिकायत प्राधिकरण में भाई साहब जाएं ना जाएं, हम भाई साहब का प्रतिनिधित्व करेंगे, वहां पर जाएंगे और ये पुलिस की शिकायत करेंगे कि इस प्रकार का जो रवैया है या जंगल राज है या उत्तराखंड में नहीं चलेगा। क्योंकि उत्तराखंड राज्य बहुत शहीदों की कुर्बानियों पर बना हुआ राज्य है। हमारे शहीद जो उन्होंने सपना देखा था, वो क्या ऐसा सपना देखा था कि पुलिस जाकर, मंत्री जाकर यहाँ पर गुंडागर्दी करेंगे? एक अंसल ग्रीन्स की जमीन कब्जाने के पीछे यहाँ के सचिव रहे हैं जो अभी प्रवीण भारद्वाज जी, ये उसमें रोड़ा अटका रहे थे उनकी जमीन कब्जाने वाली मुहिम पर।
तो उन्होंने सीधे उनके घर पर ही हमला बोल दिया ताकि ये दबकर चुप हो जाए। और आज ये बहुत दुखी हैं, प्रताड़ित हैं, और हम इन्हें विश्वास दिलाने यहाँ पर आए हैं कि हम यहाँ पर हैं आपके साथ। आपको दुखी होने की, घबराने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ये लड़ाई को हम आगे लेके जाएंगे और आपको न्याय जरूर मिलेगा। ये आप जमीन का जो सपना देख रहे हैं गणेश जोशी जी, ये आप भूल जाइए, और आपके जितने काले कारनामे हैं इस वाले कृत्य से सारे आपके काले कारनामे बाहर आएंगे, और आपको ये जनता ही सबक सिखाएगी। और उन पार्षदों को भी मैं बोलना चाहता हूँ जो आपने गुंडागर्दी करी है, 6 महीने बाद चुनाव सिर पर है, आपके सारे क्षेत्र में जा जाके हम आपके पोस्टर चिपकाएंगे और बताएंगे कि आप किस तरीके से गुंडा एलिमेंट है। आपको कोई अधिकार नहीं है क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का। जी धन्यवाद। सोनिया आनंद जी भी यहाँ पे मौजूद है, और मैंने सुना है कि आप उस दिन भी यहाँ पे मौजूद थी, तो आपने बहुत कुछ देखा है जो भारद्वाज जी और उनके परिवार के साथ हुआ। तो आप बताइए कि उस दिन हुआ क्या था जब आप यहाँ पहुंची, आप किस वक्त पहुंची? आप सुजाता जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आप जैसी महिला जो ये सच कहूँ कि सच में सशक्तिकरण की आवाज हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ प्रवीण मेरे भाई भी हैं और दिल से मेरा इनसे बहुत गहरा रिश्ता है। मैं तो इसको नीचता बोलूंगी कि इस तरह के पार्षद और इस तरह के पुलिस प्रशासन, पूरा भाजपा का ये पूरा टोटली भ्रष्टाचार है कि बीजेपी ऊपर से ऑर्डर करती है, और ये गणेश जोशी जो बैठे हुए हैं जो कभी घोड़े की टांगे तोड़ते हैं, तो कभी मेरे पार्क पर बंद कराने की, मैंने भी एक पार्क बनाया था, उस पर भी इन्होंने पूरा अपना जोर आजमाइश की कि किसी भी तरीके से उस पार्क को ना बनने दिया जाए। लेकिन आज जूता है लोगों के मुंह पर कि मैंने उस पार्क को बनाया और आज वहां पर बच्चे खेलते हैं। और मैम प्रवीण जी एक बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, और ये इनका जो एक लैंड था पहले जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें मैं भी इनके साथ हूँ, और हमेशा अच्छे कामों में हम लोग साथ रहेंगे। और मेरा कर्तव्य भी बनता है कि जहां पर भी समाज में अच्छा काम है, मैं एक सोसाइटी भी चलाती हूँ, और हमको सबको साथ देना चाहिए। मैम उस लैंड को लेकर के इन्होंने, जो उनका मेन मुद्दा था वही लैंड थी, और वो लैंड का जब ये लोग केस हारे तो मैम इन्होंने उसमें तो जोशी जी की पूरी तीखी नजर थी, मेयर साहब, जोशी साहब, इनकी तो मैम इनका काम है ये मेयर देहरादून की लैंड्स, मैम पूरी लैंड्स आप देखिए पहले एरिया वाइज, ये सारे पार्षदों की ड्यूटी लगी हुई है कि आप अपने एरिया में जाइए और वहां पे ढूंढिए कौन कौन सी लैंड जो है नगर निगम के अंडर में है। और मैम जो नगर निगम की लैंड्स होती हैं उसको ये लोग फिर दूसरे तरीके से पैसा लेते हैं और उसको साइडलाइन हो जाता है, घेर लेते हैं। पहले उसको थोड़े दिन घेराबंदी दिखाई जाती है, उसमें छत शेड डाल दिया जाता है, उसके बाद आम आदमी सोचता है कि शायद ये भाई कुछ बना रहे होंगे या कुछ चल रहा होगा। आम आदमी का भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। मैम इस सरकार ने क्या, यहाँ के लोगों ने जो जो जिनको पार्षदों को जिनको ड्यूटी थी कि वो सेफ्टी देखेंगे यहाँ के लोगों की, वो तो खुद ही दूसरों के घर गिराने पर तुले हुए हैं। देखिए आप, हालत देखिए आप। मैं उस दिन पेट्रोल भी मेरे सामने मैम लेकर के आए हैं यहाँ के संजय नौटियाल, और उनके साथ भूपेंद्र कठैत, जो घटिया, निहायत ही घटिया इंसान है, जिसको मैं घटिया बोलते हुए मुझे फक्र होता है कि ऐसे लोग, घटिया लोग जो हैं राजनीति में पार्षद बने घूम रहे हैं। किस बात के पार्षद है मैम ये? इन लोगों ने हर जगह जहां पर भी कोई अच्छा काम हो रहा है इनको दिक्कत स्टार्ट हो जाती है मैम। ये कैसे पार्षद बन जाते हैं? मैं तो पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को आप वोट क्यों दे रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों को आप चुन के लेके आते हैं? आज मैम इनके साथ है, आज इनका घर गिरा दिया जाता है। नगर निगम विदाउट परमिशन, विदाउट किसी लेटर के, विदाउट किसी इनको सूचना दिए बिना कैसे तोड़ सकता है मैम? तो एफआईआर जो है वो तो सुनील उनियाल गामा जी के ऊपर होनी चाहिए अगर उनके भाजपा के आए। मैम हम लोग वहां पर उनसे सवाल पूछेंगे कि आपने किसके उस पे बिहाफ पे इस घर को तोड़ा है, क्या ये इनलीगल है? नहीं तो गणेश जोशी हो इस क्षेत्र के विधायक है, और पूरे देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा है, और भारतीय जनता पार्टी से दोनों का संबंध है। और भारतीय जनता पार्टी के अगर 6 विधायक आते हैं, इतना प्रचंड अहंकार दिखा रहे हैं कि किसी के घर में घुसकर आप तोड़ेंगे। मैम अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था, और इस बार इनको जनता सबक सिखाने वाली है, आप देखते रहिएगा। और मैं आपको एक संज्ञान में आपके और डाल दूं, ये बगल में हमारे ओम प्रकाश जी सचिव साहब का घर है, उनके सामने भी मैंने देखा वो जमीन। मैम उनके सामने एक लैंड पड़ी हुई है। मैं पूछ रही हूँ किसकी एवज में, किसके बिना पर आप जो है पूरी लैंड आप लोगों के लिए पार्क बनाइए ना, उसको हम सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन आपने उस लैंड में ताला लगा दिया है। उसके पेपर्स दिखाइए हमें। और पेपर्स भी मैम क्या पता, ये लोग तो मिली भक्ति में सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी अच्छा काम नहीं कर सकता मैम। ये लोग चाहते हैं इनका गुंडा राज हो, जो गुंडा राज चलता आ रहा है। और हम लोग जो हैं, क्योंकि हम लोग तो पूरे ताकतवर लोग हैं, हम लोग तो किसी का भी घर गिरा सकते हैं, हम लोग तो किसी की बीवी के बाल पकड़ सकते हैं, हम लोग तो किसी के बच्चों को मार सकते हैं। तो मैम इनका तो ये रोज का काम है, और इसके लिए आवाज उठाऊंगी। और प्रवीण जी प्लीज आप इधर आइए। प्रवीण जी आपके साथ आज महिला शक्ति
गिरी जैसे लोग और हमारे साथ क्षेत्रीय जी थे, आपके साथ पूरी ताकत है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आधी रात में भी मैम कुछ होता है तो मैं आऊंगी, अपने बच्चों को लेकर भी मैं यहीं पर बैठूंगी आपके सहयोग के लिए। आपको कोई छू नहीं सकता। उस दिन तो जो भी होना था हुआ, लेकिन अब इनकी औकात नहीं है इनको छूने की, क्योंकि अब महिला शक्ति पूरी आपके साथ है, पूरी शक्ति। और सुजाता दीदी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आपके नेतृत्व में हम लोग चाहते हैं कि आप लोग और हम लोग सब मिलकर के डीएम साहब को ये बात उनके संज्ञान में लेके आए। सोनिका जी इज वेरी गुड लेडी और मुझे लगता है कि वो आपकी बात को जरूर सामने रखेंगी और अच्छे से आपकी बात का जो है आपको जवाब भी मिलेगा। और जवाब तो इन लोगों को देना है जो लोग जो है मंदिर की आड़ में, क्या मंदिर हम लोग मंदिर में नहीं जाते, या हम लोग भगवान से प्यार नहीं करते? आप लोग जो है धर्म की आड़ में, आप लोग धर्म को आड़े लेकर के आते हो और अब आम जनता का बेवकूफ बनाते हो। अब ये नहीं चलेगा सुजाता जी, अब इसका दी एंड होना बहुत जरूरी है और वो आप और हम लोग मिल करके स्टाइल। बिल्कुल, मैं आपको वो एक बहुत अच्छी सी चीज भी दिखाना चाहती हूँ। वैसे जितने पार्षद हैं उनको ये बता दूं, सुनील उनियाल गामा जी आपको बता दूं और गणेश जोशी, वैसे तो कानून की नॉलेज आपको होनी चाहिए, मगर अगर आप किसी पे हमला करते हैं ना तो सेल्फ डिफेंस का अधिकार भी होता है। तो इसलिए अपने को बचाने के लिए कुछ किया भी जाता तो भी वो सेल्फ डिफेंस में आता। यहाँ तो कुछ किया ही नहीं और आपने 307 की धारा लगाई। तो मुझे आप वो मैं देखना भी चाहूंगी आपका। हाँ जी, मैं एक चीज और, एक संदेश और भेजना चाहूंगा जी। गणेश जोशी जी, गामा जी और जितने भी पार्षद या जो हमलावर मेरे घर पे आए थे, वो ये सोचे कि हर व्यक्ति अपना परिवार लेके बैठा हुआ है। क्या उनके परिवार के साथ में, उनकी महिलाओं के साथ में, उनके बच्चों के साथ में ऐसा होता तो वो क्या इस चीज को बर्दाश्त करते? परिवार पे बात आ गई, सिर्फ परिवार पे बात आ गई, इस चीज को ध्यान रखें हमेशा। देखिए, ये वाला दर्द जो इनका बार बार आ रहा है, ये हिम्मत बनाते हैं और फिर हिम्मत कहीं पर जवाब देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि परिवार की बात आती है। इनकी पत्नी के बाल खींचे गए, इनके बेटे को जमीन पर घसीटा गया पुलिस वाले के द्वारा, और ये सब वीडियोस में मौजूद है। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ, मैं पेट्रोल भी यहाँ के पार्षद ही लेकर के आए थे मेरे सामने, मैं उसकी मुख्य गवाह हूँ और मैं इस बात के लिए, आप रिपोर्ट में मेरा नाम लिखवाइए, मैं गवाह बनूंगी मुख्य, क्योंकि मैम वो पेट्रोल मेरे सामने आया है, मैं यही पर थी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं खुलेआम बोल रही हूँ ये बात, मैं इसमें मुख्य गवाह बनूंगी क्योंकि मेरे सामने पेट्रोल लाया गया, यहाँ से महिलाओं ने पास आउट किया मैम इस तरीके से, और यहीं से इन लोगों ने यहाँ पे अच्छा कोई पेट्रोल लाया और महिलाएं छुप छुप के यहाँ पर पूरा इन्होंने ड्रामा किया। तभी वो व्यक्ति यहाँ पे दिखता है पेट्रोल। बिल्कुल मैम, ये यहीं से आया है मेरे सामने, मुझे तो इतना ध्यान नहीं था कि पेट्रोल जैसा भी कोई मुद्दा हो जाएगा, लेकिन जब देखा तो मैम उन्होंने इल्जाम इनके ऊपर लगाना चाहा, और ये पूरा प्री प्लान हुआ है, ये मैं आपको बता दूं, इसकी प्लानिंग ये 6 के 6 ये जो घटिया पार्षद है इन्होंने पहले ही इसकी प्लानिंग की। 1-2 दिन ये पहले प्लान किया गया और मैं मंदिर का वीडियो भी मेरे पास है, मुझे यही के किसी व्यक्ति ने भेजा, मंदिर में भी इन्होंने खुद ही तोड़वाया और खुद ही यहाँ की बस्ती के गरीब लोगों को मैम उनको सीधे साधे उनको बेवकूफ बनाने का काम दिए लोग पार्षद। अच्छा, उनको भड़का रहे थे, उनको भड़काया गया है और तब मैम इनको यहाँ पर लेकर के आया। अच्छा, और कुछ बाहर से भी लोग लेके आए मैम, सारे हमारे एरिया से सारे मैम पैसे दे करके भी लोग लाए गए हैं। आप क्या बात करते हैं मैम, पैसे 300-300 रुपए दे करके लोगों को यहाँ पर लाया गया है ताकि भीड़ इकट्ठी जुट सके और इनका घर टूट सके। और मैम उस दिन नगर निगम का सबसे घटिया हरकत नगर निगम ने करी है, किस तरीके से मैम बुलडोजर भेजा गया, किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं विदाउट परमिशन, हम सवाल चाहते हैं ये। और मैं नगर निगम का पूरा घेराव करूंगी महिलाओं के साथ में, और मैं मेयर से जवाब चाहती हूँ इस चीज का कि आप किसी भी तरीके से किसी का घर तोड़ देंगे, इतनी हिम्मत आपकी कैसे हो रही है? नहीं तो वो जो जेसीबी है, मैंने बहुत ध्यान से वीडियो देखा, उसमें नंबर तो था नहीं। ये बिना नंबर की जेसीबी लेके आए थे। तो फिर वो मेयर गामा की वहां से आया था? हाँ, मेयर गामा के आदेश से ही आई थी। नहीं तो बिना नंबर प्लेट के आ गया? बिना नंबर प्लेट के आ गया है। और अच्छा, तो मुझे एक रिटर्न में कोई आदेश नहीं था। पिस्टल भी देख लेते हैं। मैं एक और चीज भी जानना चाहती हूँ कि जो पुलिस वाले आए थे, क्या उनके नेम प्लेट थे? उसमें कुछ ये शायद दबा के रखे थे कि प्रॉपर नजर ना आए। हाँ, क्योंकि आप तो उन्हें पहचानते हो, आपके एरिया के, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या उन्होंने नेम प्लेट लगा रखी थी? इतना मेरे को ध्यान नहीं है। हाँ, उसमें चेक करिएगा। हाँ जी, मैं चेक करूंगा, कैमरे में चेक करूंगा। लेकिन सिविल पुलिस वालों ने मिस्टर राजकुमार ने मेरे बेटे के साथ में मारपीट करी, मेरे पत्नी के साथ मारपीट करी है। सिविल ड्रेस में पुलिस आती है, मारती है गुंडा तत्व के साथ में। नहीं, जो आप ये कह रहे हैं कि ये मेल पुलिस आती है आपकी पत्नी
हाँ, मेल पुलिस आती है, मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाती है, मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाती है, सिविल ड्रेस में आती है जो है फीमेल और पर हमलावरों के साथ में आती है। इसका मतलब ये है कि पुलिस ने भी उन लोगों को, हमलावरों को पूर्ण समर्थन देके रखा था। एक भी महिला पुलिस नहीं आई? नहीं मैम, नहीं। पूरी घटना में कोई महिला पुलिस नहीं आई। पुलिस पहले से इनके साथ ये घटना करने के पहले महिला पुलिस में आई थी। इसके बाद महिला पुलिस और 2 पुलिस वाले यहाँ से चले गए। उसके बाद घटना की शुरुआत की गई। चलिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, अब मैं आपको वो चीज नहीं दिखाने वाली हूँ जो मैंने सोचा था आपको दिखाऊं, क्योंकि अभी मुझे पता चला है कि इन लोगों ने करा है एक बड़ा सा पीसी। क्यों? और उस पीसी में दिखाया गया है कुछ, और वो जो कुछ है ना, वो सीसीटीवी फुटेज में ढूंढ के निकालेंगे, क्योंकि उठा के ले गया है कोई, और वो कोई आज कहाँ है ये बता दो तुम में से ही कोई। तो जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, मगर इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री आपकी है। गणेश जोशी को आपने अपने कैबिनेट में रखा हुआ है। आखिर क्यों? आखिर कौन सा दबाव है कि कैबिनेट में जो व्यक्ति है, जिसके ऊपर रोज इतने आरोप लगते हैं, जो रोज बदजुबानी करता है, आज भी मंत्री बना बैठा है, जो अपने परिवार को आगे बढ़ाता है और दूसरों के परिवारों पर सवाल उठाता है, उसको मंत्री बनाने का कारण क्या है ये बताना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी आपको। और आपके रहते अगर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अगर इस तरह का कृत्य हुआ तो क्या आप सवाल नहीं उठाएंगे? मेयर से पूछेंगे नहीं? भाजपा का नहीं है, आरएसएस का नहीं है, पूछेंगे नहीं? हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री TSR1 कहाँ गए आप? आपका तो केस हो गया खत्म, लेकिन कम से कम अब तो पूछ लो आपके साथी मित्र सुनील उनियाल गामा, क्योंकि वो मेयर ना बनते अगर आप ना होते, है ना? सही कहा। मेयर सुनील उनियाल गामा, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी हम सब जानते हैं। देख रहे हैं उत्तराखंड का क्या हाल है, देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, सबका क्या हाल है, और आपकी बोलती हमेशा रहती है बंद। तो मुंह में ताला आपने जरूर लगा रखा है, मगर बोलने के लिए ऐसे करके ये जो 6 आपने छोड़े हुए हैं, आखिर इनके मुंह पे ताला कब लगेगा? और ये जो 6 हैं, इनके ऊपर 307 की धारा कब लगाई जाएगी ये आपको बताना पड़ेगा, पुलिस को बताना पड़ेगा, SSP महोदय आपको बताना पड़ेगा। एजेंट ना बने, पार्टी ना बने। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही। किसी के घर पर हमला हुआ है, उसके घर पर पहुंचने की जहमत उठाएंगे। DGP महोदय, आपसे जानना चाहती हूँ, रोज आप पर आरोप भी लगते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि कब करेंगे कार्यवाही इन 6 पार्षदों पर, या RSS का गाना गाएंगे और इनको बचाएंगे? नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जनता आ गई है और ये जन की बात है, तो जनता आवाज उठा रही है। और साथियों, आप सबसे कहना चाहती हूँ, आज इनका घर है भारद्वाज जी का, कल आपका घर होगा। आज इनकी पत्नी के साथ हुआ, कल आपकी पत्नी के साथ होगा। आज इनके बच्चों के साथ हुआ, कल आपके बच्चों के साथ होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। आवाज उठाइए और जल्द उठाइए, ताकि ये सरकार समझ जाए कि जनता की आवाज सबसे ऊपर रहती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और हम सब उनके साथ है जिनके साथ गलत करती है ये अहंकारी सरकार, ये भाजपा की सरकार।